हेलो फ्रेंड्स, डी लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम अपने कारवा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है, आज इसका थर्ड पार्ट चलेगा सेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे पहले हमने 5 पार्ट कर लिए, फर्स्ट टू 5, और प्रिलिमिनरी पार्ट जो था वो हमने कर लिया है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा पार्ट 6। पार्ट 6 अनुपूरक कार्यवाहियां। सेक्शन 94 से लेकर 95 केवल ओनली 2 सेक्शंस हैं जो हमें बताते हैं कि अनुपूरक कार्यवाहियां क्या होती है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स कौन कौन सी होती है। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स करने के लिए हमें देखना है सेक्शन 94। सबसे पहले 94 बोलता है हमें सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स क्या के लिए करते हैं, ये किस चीज के लिए करते हैं, न्याय के उद्देश्यों का विफल किया जाना रोकने के लिए क्या करता है, अनुपूरक कार्यवाहियां कर सकता है। अनुपूरक कार्यवाही कर सकता है तो इसके अंतर्गत वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, किसी प्रतिवादी को सिविल जेल में डाल सकता है, संपत्ति की कुर्की कर सकता है, अस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है, रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, और अन्य आदेश जो भी न्यायालय को ठीक लगे वो दे सकता है अनुपूरक कार्यवाहियों के अकॉर्डिंग। फिर सेक्शन 95 आता है, वो बोलता है हमें अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर, compensation for obtaining arrest, attachment और injunction on insufficient ground। इससे जो रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो हमें सेक्शन 95 में दे रखे हैं। पार्ट 7 आता है हमारा अपीलें। इसमें अलग अलग इसके पार्ट्स कर रखे हैं। तो सबसे पहले जो अपीलों वाला जो पूरा पार्ट होता है ना, वो आता है हमारा 96 से लेके 112 तक। 96 हमें क्या बोलता है, 96 हमें बोलता है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, मूल डिक्री की अपील। ऐसी डिक्री जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय के द्वारा पारित की है। आरंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो रखता है ना, उनके द्वारा जो जारी की गई है। तो अपील कहाँ पे होगी, प्राधिकृत न्यायालय में होगी, प्राधिकृत न्यायालय में होगी। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, एक्स पार्टी डिक्री की भी अपील हो सकती है। और अगर पक्षकारों की सहमति से कोई डिक्री हो गई, जो पक्षकार होते हैं उन्होंने आपसे सहमति कर ली, तो वो जो डिक्री पारित होगी उसके लिए कोई अपील नहीं होगी। और स्मॉल केस जो होते हैं उनमें डिक्री की अपील विधि के प्रश्न पर ही होगी। कोई विधि का प्रश्न अंतर्ग्रस्त होगा तो स्मॉल केस में डिक्री की अपील होगी, अन्यथा नहीं होगी। फिर आता है हमारा सेक्शन 97। 97 कहता है कि जहाँ प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहां अंतिम डिक्री की भी अपील नहीं की जा सकेगी। जहां प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहां अंतिम डिक्री की अपील भी नहीं की जा सकेगी। अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। फिर आता है हमारा सेक्शन 98। सेक्शन 98 कहता है कि जहां कोई अपील 2 या अधिक न्यायालयों द्वारा सुनी जाए वहां विनिश्चय बहुमत के आधार पर होगा। इस वाले पॉइंट को हम दोबारा देखते हैं। सेक्शन 98 क्या बोलता है, जहां कोई अपील 2 या अधिक न्यायालयों द्वारा सुनी जाए वहां जो विनिश्चय किया जाएगा वो किसके आधार पर किया जाएगा, बहुमत के आधार पर किया जाएगा। डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस, तो कहाँ पे होगा, बहुमत के आधार पर होगा, मेजोरिटी के आधार पर होगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 99। सेक्शन 99 कहता है कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणा, अवगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता हो तो ना तो क्या की जाएगी, ना तो उल्टी की जाएगी, पलटी जाएगी, या ना उपांतरित की जाएगी। उपांतरित का मतलब होता है सारभूत फेरफार, उसमें सारभूत फेरफार भी नहीं किया जा सकता है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो ये क्या बोलता है, नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिस्डिक्शन। तो इसमें क्या नहीं किया जाएगा, सारभूत फेरफार भी नहीं किया जाएगा और ना इसको उल्टा जाएगा। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 99A। सेक्शन 99A हमें बोलता है जहां सेक्शन 47 के अधीन तब तक किसी आदेश का उल्टा जाना या उपांतरित न किया जाना जब तक मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। नो ऑर्डर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज
प्रीजुडिशियली अफेक्टेड। सेक्शन 47 क्या था? सेक्शन 47 में हमको बताया गया था कि वे प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। तो सेक्शन 99A जो बोलता है वो ये बोलता है कि जो सेक्शन 47 के अधीन तब तक किसी आदेश को उल्टा नहीं जाएगा या उपांतरित नहीं किया जाएगा जब तक उसके मामले के जो विनिश्चय है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आगे हमारे आती है अपीलीय डिक्रियों की अपीलें। अपीलीय डिक्रियों की अपीलें सेक्शन 100 से लेकर 103 तक केवल 3 सेक्शन है, लेकिन इसमें बीच में 100A भी आ जाता है। फिर आता है हमारा सेक्शन 100 हमको बोलता है द्वितीय अपील। द्वितीय अपील मीन्स सेकंड अपील। विधि का अगर कोई सारवान प्रश्न हो तो ही सेकंड अपील होगी। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। इसको हम किसके साथ पढ़ेंगे? रीड विद ऑर्डर 48 अपीलीय डिक्रियों की अपीलें। इसको हम पढ़ेंगे, सेक्शन 100 को हम पढ़ेंगे रीड विद ऑर्डर 42। फिर आता है हमारा सेक्शन 100A कुछ अपीलों में आगे अपील का ना होना। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ जो अपील होती है वो डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर हो उसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे ये वाली बात आती है। तो ऐसे कहा गया है इसमें कि जहां किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय किसी उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश यानी सिंगल बेंच के द्वारा किया जाता है, वहां ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिग्री से आगे कोई अपील नहीं होगी। सिंगल बेंच के खिलाफ यहाँ पे निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। ये हमको कौन बोलता है? ये बोलता है हमें 100A। फिर आता है हमारा सेक्शन 101। 101 बोलता है हमें द्वितीय अपील विधि के सारवान प्रश्न पर ही होगी, अन्यथा नहीं। इसको हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे? सेक्शन 100 के साथ कनेक्ट करेंगे। सेक्शन 100 एंड 101 एक साथ पढ़ा जाएगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 102 कुछ मामलों में आगे अद्वितीय अपील नहीं होगी। जहां पे क्या होता है? मूल वाद की विषय वस्तु कितनी है? 25,000 रुपए से अधिक धन की वसूली के लिए ना हो। फिर आता है हमारा 103। सेक्शन 103 क्या बोलता है? तथ्यों और विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। विवादक क्या होते हैं? जिसके लिए कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है। फिर आती है हमारी आदेशों की अपीलें। आदेश क्या होते हैं? ऑर्डर्स दे रखे होते हैं ना जो कोर्ट के द्वारा, वो। तो ये कहां से कहां तक है? आदेशों की अपीलें दे रखी है। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स दे रखे हमारे 104 से लेके 106 तक। तो जो सेक्शन 104 है वो बोलता है वे आदेश जिनकी अपील होगी। इसमें कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं जिनके अकॉर्डिंग अपीलें होंगी। तो ये इनको किस किस में पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा ऑर्डर 43 के साथ कि आदेशों की अपीलें। सेक्शन 104 जो होगा वो ऑर्डर 43 के साथ पढ़ा जाएगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 105। ये कहता है अन्य आदेश। कोई अन्य आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है अगर कोई डिक्री किसी ऑर्डर से प्रभावी होती है और उस ऑर्डर में अनियमितता यानी इरेगुलरिटी, कोई गलती या त्रुटि यानी एरर हो तो इसकी क्या की जा सकेगी? अपील की जा सकती है। फिर आता है सेक्शन 106। कौन से न्यायालय अपील सुन सकेंगे? तो जहां डिक्री के अगेंस्ट अपील की जा सकती है वहां पर ही ऑर्डर के खिलाफ भी क्या किया जा सकता है? अपील किया जा सकती है। जहां डिक्री के अगेंस्ट अपील होगी वही ऑर्डर के अगेंस्ट अपील हो सकेगी। फिर आता है अपील संबंधी साधारण उपबंध। जनरल प्रोविजंस कहाँ पे दे रखे हैं? 107 से लेके 108 तक। सेक्शन 107 है वो हमें ये बोलता है अपीलीय न्यायालय की शक्तियां। अपील्स पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। तो इसमें कौन कौन सी शक्तियां दे रखी है? ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अपीलीय न्यायालय की शक्ति होगी कि वो क्या करेगा? किसी भी मामले का अंतिम रूप से अवधारण करेगा, उस मामले का प्रतिप्रेक्षण करेगा, रिमांड पे भेजना यानी वापस भेजेगा उसको, या फिर क्या करेगा? उसके विवादक विरचित करेगा और उन्हें कहीं किसके लिए भेजेगा? विचारण के लिए भेजेगा। और क्या कर सकता है? इसके बाद क्या कर सकता है? अतिरिक्त साक्ष्य भी ले सकता है। इसकी जो पावर होती है यहाँ पे अपीलीय कोर्ट की जो पावर होती है वो कैसी होती है? ट्रायल कोर्ट के जैसी होती है।
फिर आता है हमारे यहाँ पे सेक्शन 108। 108 बोलता है अपीलीय डिक्रियों और आदेशों की अपीलों में प्रक्रिया। इस पॉइंट में क्या आता है, इसमें आता है कि मूल डिक्रियों की अपीलों से संबंधित इस भाग के उपबंध कहाँ कहाँ लागू होंगे। अपीलीय डिक्रियों की अपीलों को भी लागू होंगे और आदेशों की अपीलों को भी लागू होंगे, यानी डिक्री पे भी लागू होंगे और ऑर्डर्स पे भी लागू होंगे। फिर आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट में अपीलें। ये हमें कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, ये हमें दे रखी है 109 से लेके 112 तक। सेक्शन 109 हमें बोलता है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में अपीलें कब होगी। कब होगी ये बताता है कि किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्रवाई में किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे। क्या प्रमाणित कर दे कि कोई व्यापक महत्व, विधि का कोई क्या है, व्यापक महत्व, सारवान प्रश्न है, या फिर हाई कोर्ट की राय है कि उसका विनिश्चय किसके द्वारा किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए, तब क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। फिर आते हैं हमारे सेक्शन 110, 111 और 111 ए। ये क्या हो चुके हैं, निरसित हो चुके हैं, रिपील हो चुके हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो लग तो हमें बहुत बड़ा रहा था कि 109 से लेकर 112 तक पढ़ना है, पर बेसिकली इसमें 109 और 112 ये दो ही सेक्शन है जो इसको कवर कर रहे हैं। फिर जो सेक्शन 112 आता है वो आता है हमारा व्यावृत्ति यानी सेविंग्स के बारे में। इसमें अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं जिसको आगे हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारा पार्ट 8। पार्ट 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसमें कौन कौन से पार्ट कंप्लीट होते हैं, निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण। क्या होते हैं ये होते हैं रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। तो जो हमारा सेक्शन 113 आता है वो हमें बोलता है हाई कोर्ट को निर्देश यानी रेफरेंस। फिर सेक्शन 114 होता है वो बोलता है हमें पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन यानी रिव्यू। फिर सेक्शन 115 आता है वो हमें बताता है पुनरीक्षण के बारे में यानी कि रिवीजन के बारे में। फिर आता है हमारा पार्ट 9। पार्ट 9 क्या बोलता है हमें, हमें बोलता है कि उच्च न्यायालय के संबंध में विशेष उपबंध। ये कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं हमको, ये दे रखे हैं हमको सेक्शन 116 से लेके 120 तक। इसको हम ऐसे शुरू करेंगे, इसको हमने एक चार्ट के थ्रू बनाने का लिए ट्राई किया है। इसमें क्या है, सेक्शन 116 क्या बोलता है, सेक्शन 116 बोलता है कि इस भाग का कुछ उच्च न्यायालयों को ही लागू होना। कहाँ, कौन से उच्च न्यायालयों को, तो ये बोलता है कि ऐसे हाई कोर्टों को ही इस भाग के प्रोविजंस लागू होंगे जो क्या होंगे, जुडिशनल कमिश्नर के न्यायालय नहीं है, यानी कि न्यायिक आयुक्तों के न्यायालय नहीं है। फिर सेक्शन 117 आता है वो हमें बोलता है कि इस संहिता के उपबंध हाई कोर्ट को लागू होंगे। तो कौन कौन से पार्ट आएंगे इसके अंतर्गत, पार्ट 9 और पार्ट 10 इसके अकॉर्डिंग ही लागू होंगे इसमें हाई कोर्ट के प्रोविजंस। फिर आता है हमारा सेक्शन 118। 118 कहते हैं कि खर्चों के अभिनिश्चय के पूर्व डिक्री का निष्पादन। तो इसके अंदर जहां ऐसा कोई उच्च न्यायालय या आवश्यक समझता है कि उसकी अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में कोई डिक्री पारित की गई है, उन बाद के खर्चों की राशि का विनिर्धारण अभिनिश्चित किया जाए, तो उसकी डिक्री के पूर्व क्या करेगा, वो क्या करेगा, डिक्री के उतने भाग के सिवाय जितना खर्चों से संबंधित है उस डिक्री का निष्पादन क्या करेगा, तुरंत करेगा। तो ओनली पावर किसकी है, ये हाईकोर्ट की पावर है कि खर्चों को छोड़कर तुरंत क्या करेगा, डिक्री का निष्पादन करेगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 119। ये कहता है अपराधिकृत व्यक्ति न्यायालय को संबोधित नहीं कर सकेंगे, अनऑथराइज्ड पर्सन नॉट टू एड्रेस कोर्ट। ये हमको कौन सा सेक्शन बता रहा है, ये हमें बता रहा है 119। फिर आता है हमारा सेक्शन 120। ये क्या बोल रहा है कि आरंभिक सिविल अधिकारिता में हाईकोर्ट के प्रोविजनों को लागू नहीं होना। तो आरंभिक ये कौन कौन से सेक्शन को कनेक्ट करेगा, ये हमें कनेक्ट करवाएगा सेक्शन 16 से रिलेटेड, सेक्शन 17 से रिलेटेड और सेक्शन 18 से रिलेटेड। सेक्शन 16 क्या था, ये कहता था कि वादों का संस्थित किया जाना किसके आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर। सेक्शन 17 हमें बोलता था कि जहां मोर देन प्रॉपर्टी है, मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज है। और सेक्शन 18 क्या बोल रहा था हमको बोल रहा था सेक्शन 18 की अलग जो प्रॉपर्टी है उसकी जो सीमाएं है वो अनिश्चित है। तो इसके जो प्रोविजंस थे वो सेक्शन 120 कवर कर रहा है हमारा। फिर आता है हमारा पार्ट 10। पार्ट 10 क्या बोलता है हमको,
नियम के बारे में, रूल्स के बारे में। कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं सेक्शंस? ये सेक्शंस दे रखे हैं हमको 121 से लेके 131 तक। कितने सेक्शन हो गए टोटल? टोटल हो गए इसमें 10 सेक्शंस, 121 से 131। तो अब क्या बोल रहा है? सेक्शन 121 कह रहा है हमको कि प्रथम अनुसूची में नियमों का प्रभाव। प्रथम अनुसूची में क्या दिए गए? हमारे ऑर्डर्स दिए गए, ऑर्डर्स में हमको रूल्स दे रखे हैं। तो जो सेक्शन हमारा डेफिनेशन क्लोज का था 2 में हमको क्या बताया गया? हमको बताया गया नियम के बारे में। तो जब तक परिवर्तित ना किया जाए, उनको रद्द ना किया जाए, खत्म ना किया जाए, तो क्या होंगे? वो नियम प्रभावी होंगे। फिर सेक्शन 112 कहता है हमको नियम बनाने की किसकी पावर है? हाई कोर्ट की पावर है। फिर सेक्शन 123 क्या बोलता है कि कुछ राज्यों में नियम समितियों का गठन क्या किया जाएगा? कुछ राज्यों में नियम समितियों का गठन किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल कमिटीज इन सर्टन स्टेट्स कैसे होगी ये? सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग जो उच्च न्यायालय होंगे वो क्या करेंगे? हर एक बैठक का स्थान निश्चित करेंगे और उसके लिए क्या करेंगे? एक समिति गठित की जाएगी। इसका क्या नाम होगा? नियम समिति होगा। इसका क्या नाम होगा? नियम समिति। उसके अंदर कौन कौन होंगे? किन व्यक्तियों से मिलकर बनेगी वो? तो उसमें होंगे 3 न्यायाधीश। कितने होंगे? 3 जजेस। कहाँ के? हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट के जजेस होंगे। और न्यायाधीश या खंड न्यायाधीश के रूप में उनको क्या होगा? 3 वर्ष का क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। डीजे और डिविजनल जज के रूप में उनको 3 इयर्स का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? दो विधि व्यवसाय होनी चाहिए जिनके नाम क्या होते हैं? उस हाई कोर्ट में होने चाहिए। फिर आएगा उस उच्च न्यायालय के अधीन सिविल जज का एक जज भी इसमें हो सकता है। जो समिति के सदस्य होंगे वो किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होंगे। फिर इन सदस्यों में से क्या होगा? एक सभापति नियुक्त किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो सदस्य होंगे वो हाई कोर्ट तय करेगा कि कब तक वो क्या करेंगे? अपना पद धारण करेंगे। फिर जो सदस्य होंगे वो या तो सेवानिवृत्ति या मृत्यु या पद त्याग या किसी भी कारण से वो अगर वो असमर्थ हो गए हो तो हाई कोर्ट निर्धारित करेगा कि वो किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा सदस्य नियुक्त कर सकेगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ऐसी समिति का एक सचिव भी होगा जो किसके द्वारा नियुक्त होगा? हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त होगा। और उसको पारिश्रमिक कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या करेगा? वो पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 124। समिति किसको रिपोर्ट करेगी? हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। फिर जो सेक्शन 124 होता है, सेक्शन 125 होता है, उसमें नियम बनाने की अन्य उच्च न्यायालय की शक्ति होगी। वो किसके अकॉर्डिंग होगी? स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगी। और जो सेक्शन 126 बोलता है ये बोलता है अनुमोदन के बारे में, अप्रूवल के बारे में। क्या बोलता है ये? कि नियमों का अनुमोदनों के अधीन होना। तो अप्रूवल किसके द्वारा दिया जाएगा? या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और फिर सेक्शन 127 बोलता है नियमों का प्रकाशन कहाँ पे किया जाएगा? प्रकाशन कहाँ पे किया जाएगा? ऑफिशियल गजट में किया जाएगा। फिर आता है हमारा सेक्शन 128। सेक्शन 128 बोलता है वे विषय जिनके लिए नियम उपबंध कर सकेंगे। वे नियम जिनके लिए नियम उपबंध कर सकेंगे। मैटर्स फॉर विच रूल्स में प्रोवाइड। सिविल मामलों में हाई कोर्ट की नियम बनाने की पावर जो दी गई है वो हमें 128 के अकॉर्डिंग जो बताया गया ना नियम, वो इसमें आते हैं, कवर करते हैं इसको। फिर आता है सेक्शन 129 ओरिजिनल यानी आरंभिक अधिकारिता में सिविल प्रक्रिया के संबंध में हाई कोर्ट के नियम बनाने की पावर। जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में होंगे वहां पर हाई कोर्ट कहाँ पे नियम बनाएगा? 129 के अकॉर्डिंग बनाएगा। फिर सेक्शन 130 कहता है हमें प्रक्रिया से भिन्न विषयों के संबंध में रूल बनाने की हाई कोर्ट की पावर कहाँ पे दी गई है हमको? ये दी गई है हमको 130 में। पावर ऑफ other high courts to make rules as to matters other than procedures। फिर आता है हमारा सेक्शन 131। ये आता है हमारा नियमों का प्रकाशन। नियमों का प्रकाशन किसके अकॉर्डिंग? जो भी हमको 129 सेक्शन में और 130 सेक्शन में दिए गए हैं ना, उनके संबंध में जो नियम बनेंगे उनका प्रकाशन कहाँ पे किया जाएगा? उनका प्रकाशन किया जाएगा
राजपत्र में, ऑफिशियल गजट में किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा पार्ट 10 तक। इसमें हमने प्रिलिमिनरी पार्ट से लेके पार्ट 10 तक हमारा अब तक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने सेक्शंस का रिवीजन किया है। अब हमारा ओनली वन पार्ट बच रहा है, पार्ट 11। पार्ट 11 कहाँ से कहाँ तक है? 132 से लेके 158 तक, जो कि हम आगे वाले पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लग रहा है, ये सेक्शंस का रिवीजन मेरे थ्रू कराया जाना अच्छा लग रहा है, एक फास्ट रिवीजन आपको अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करें, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए कांटेक्ट में रहिए। थैंक यू सो